हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है द्वैत एजुकेशन में, इनिशिएटिव बाय गेट एकेडमी। आज भी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा है पॉलिटी का एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना आप लोगों के पॉलिटी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो आपको बूस्टअप मिलेगा। आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जो एमसीक्यू देख रहे हैं वो एमसीक्यू का टॉपिक है। एक है प्रेसिडेंट से रिलेटेड और दूसरा जो है वो इसी में रहेगा। वो रहेगा कुछ ऐसा क्वेश्चंस ना जो आप लोग पहले एज्यूम नहीं किए होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो आपको हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, मज़ेदार होने वाला आपका सेशन। और एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस जो एमसीक्यू आते हैं ना, हम 10 15 20 जो भी एमसीक्यू यहाँ पर करवाएंगे, उसके बाद में आप लोगों का और भी एमसीक्यू में आप लोग एक क्वेश्चन से ना 10 15 क्वेश्चन डील होते जाएगा। ये सोच लीजिए, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली डील होगा। स्पेशली आप लोगों को ये जो सीरीज़ मिल रहा है ये इसलिए मिल रहा है 1-2 दिन के बाद में, ताकि आप ये नोट्स भी कंप्लीट करते चले, ताकि 10-15 क्वेश्चंस का जो आपको एक सीरीज़ मिल रहा है उसके साथ में आप लोगों को एक पूरा का पूरा डिटेल्स भी मिलता चले। ठीक, और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अपने आप को और भी ज़्यादा बूस्टअप करते रहें। और एग्ज़ाम का जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन का जो डेट है वो आ चुका है, और ये डेट जो है ये नवंबर में होने का एग्ज़ाम टेंटेटिव है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और बीपीएससी में जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने का लिए एक्सपेक्टेड है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डील कर रहे हैं। ऐसे सैनिटरी ऑफिसर में कोई भी स्पेशल आप लोगों का बीपीएससी का मेंशन नहीं, मतलब ये पॉलिटी मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग बीपीएससी वाले पूरा का पूरा सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आ भी जाए तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे नहीं। ठीक है, तो नवंबर का एग्ज़ाम है, अच्छे से अभी प्रिपरेशन करते रहेंगे। अगर कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को फिर से 10-10 क्वेश्चन, फिर से 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चंस का एक अगर जत्था मिलते रहता है तो आप लोग अपने आप को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर लेंगे, श्योर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर जो है वो कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द बिलो, विच वन ऑफ द बिलो? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसमें निहित होती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। आप लोगों को बताना है कि किसमें निहित है संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो। आप लोगों का जैसे ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वैसे ही आप लोगों को वीडियो को करना है पॉज, हम हट जा रहे हैं साइड, आप लोगों को देना है जवाब। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप लोगों को जैसे वीडियो को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप मेरे जवाब को मैच करिएगा। और इस आप लोगों का जवाब ना कमेंट बॉक्स में ABCD कर करके आते रहना चाहिए। अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 53 में हम लोग डील करते हैं। अभी हम आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सभी कोई का एक अच्छा सा ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, फर्स्ट सिटीजन भी होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और तो और फर्स्ट सिटीजन तो ये है, लेकिन इसकी वाइफ जो होती है ना वो फर्स्ट फीमेल सिटीजन भी हो जाती है। राष्ट्रपति का वेतन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं, सोच करके सुन करके अचंभित हो जाएंगे, 5 लाख रुपए पर मंथ का होता है इसका वेतन। ठीक है, इसमें सैलरीज है, सिर्फ अलाउंसेस नहीं है, मतलब भत्ता अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ सैलरी, 1 महीने का सैलरी। उपराष्ट्रपति का अगर हम लोग बात करें तो इसको जो सैलरी मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो सब चीज़ बताते चल रहे, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर से रिलेटेड जो भी रहेगा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को क्या चीज़ का सैलरी मिलता है, क्या उसको उपराष्ट्रपति होने का सैलरी मिलता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के लिए सैलरी मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा का वो जो अध्यक्ष है ना, वो जो उसका चेयरपर्सन है ना, उस चीज़ के लिए, चेयरमैनशिप के लिए उसको मिलता है क्या, सैलरी मिलता है, वो चेयरमैन बना हुआ इसलिए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी करेक्ट होगा, इस प्रकार से ये डी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी करेक्ट हुआ। चलिए होम मिनिस्टर का बात करते, तो अभी होम मिनिस्टर कौन है? तो अभी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो है ना, उनका नाम क्या, उनका नाम है अमित शाह।
आप लोग जानते भी होंगे इनको। और गृह मंत्री जो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर के बाद में अगर देखा जाए तो एक सेकेंड अथॉरिटी के रूप में काम करता है, ठीक है। हम बोल रहे देखा जाए तो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो एग्जीक्यूटिव का रियल हेड होता है, ठीक। और ये जो होता है ना ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन रियल हेड पूरा का पूरा वर्क जो करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कौन है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। हम आप लोगों को पूरा ट्रिक भी बता दिए थे पिछले क्लास में जब प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। तो ये पूरा ट्रिक नर के मन में अटका, इंद्र गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र विश्वनाथ राजीव और इंदर चरण मुरारी लाल जवाहर है। हम ये आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे एक दोहे के थ्रू से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। जिनका इनका डी आया बहुत सही है, जिनका डी नहीं आया थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा आपसे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 71, 74, 72, 75 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, 72 और 75। हम हटते हैं साइड और आप लोगों का जवाब आना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों का जवाब आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जवाब क्या आता है वो हम देखते हैं। वीडियो को कर दीजिए पॉज और जवाब दीजिए। आप लोगों का यहाँ पर जवाब अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 72 आ रहा होगा तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 72 हो जाता है। वो पार्डनिंग पावर, क्षमादान की जो शक्ति है ना वो राष्ट्रपति के पास में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 71 क्या डील करता है अभी हम लोग देखेंगे। 74 यहाँ पर अभी आर्टिकल नंबर 71 के बारे में डिटेल से आगे देख लेते हैं, फिर 74 को भी डील करते हैं। 71 क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 71 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब उच्चतम न्यायालय जो है ना पूरा का पूरा चीज़ का जांच करेगा, पूरा का पूरा चीज़ को खंगालेगा। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव में जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत आता है उस चीज़ के लिए, तो बस यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी परेशानी हो रहा है ना उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए, या उसमें जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ऑलवेज कौन आएगा, ऑलवेज आएगा सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल नंबर 71 डील करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का आर्टिकल क्या है, वो है आर्टिकल नंबर 74। 74 नंबर का जो आर्टिकल है ना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ये मंत्री परिषद को डील करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 72 इसका जवाब ही था, इसका आंसर था, ये हम लोगों का सही था। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 75 किसको डील करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को डील करता है। प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जो आर्टिकल है, देयर शेल बी अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, वो आर्टिकल कौन सा में हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75 में। 75(1) जो है ना वो आर्टिकल हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के लिए। और राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल का अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल हो जाता है 52। देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो हो जाता है आर्टिकल नंबर 52। अभी सारे के सारे आर्टिकल को हम लोग देखेंगे, इसका जवाब जो था वो था सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डील कर रहा है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति के महाभियोग में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल, विधायिका के सदस्य, संसद और प्रधानमंत्री कौन करता है। आप लोगों का जवाब आना चाहिए। और आप लोगों को जो जवाब है, हम जैसे साइड हट रहे हैं ना, क्वेश्चंस को पढ़िए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ABCD लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ABCD लिख करके जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इसको पूरा डिटेल्स बताते हैं। और हम आपको देखिए रटा देंगे ये पूरा का पूरा महाभियोग इम्पीचमेंट को ना अभी चुटकियों में रटा देंगे, ठीक है। और एक अलग तरीके से हम आपको कुछ भी ऐसा चीज़ फिक्स नहीं करेंगे आपके माइंड में जो गलत है और जो भी डिस्प्यूटेड है, हम आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स करेंगे जो जनरल वे में हम आपको अपने लैंग्वेज में सिखाएंगे। इसका जवाब जो होगा ना वो हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। इसका जवाब जो होगा वो होगा पार्लियामेंट। एनी ऑफ द हाउस होता है, एनी ऑफ द हाउस। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जो है ना वो कोई भी हाउस से, कोई भी भवन से, कोई भी सदन से, पार्लियामेंट के कोई भी भवन से होकर के चलता है। मतलब वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों से उठ सकता है, पार्लियामेंट के
कोई भी सदन से, कोई भी भवन से, कोई भी हाउस से उठ सकता है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जो है ना, राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट जो है ना वो लगाया जाएगा। इम्पीचमेंट का अगर हम लोग बात करते तो इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 में आता है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बातें, और वो इम्पीचमेंट, वो महाभियोग का प्रोसेस क्या है उसको हम लोग डील करते हैं। चलो, महाभियोग जो है ना वो एनी ऑफ द हाउस से आता है, मतलब या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, जहाँ पर से भी महाभियोग आता है तो वो किस किस रीजन से आ सकता है, जनरल वे में हम बता रहे हैं, हम कोई भी किताबी भाषा में नहीं बता रहे भाई, ध्यान से सुनिएगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर को हम आपको 5 मिनट में समझा देते हैं, पूरा ये चैप्टर है, ठीक है, इम्पीचमेंट। तो राज्यसभा का अगर हम लोग इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का बात करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से आएगा, जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा से आएगा, एनी ऑफ द हाउस से आ सकता है, कोई भी हाउस से आ सकता है। आने के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति अगर अपने लोगों को अपने लिए और अपनी संप्रभुता, पोस्ट की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखता है, देश की सॉवरेनिटी को ख्याल नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या फिर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, या कुछ ऐसा उल्लंघन करता है जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसको नहीं करना चाहिए, और ये अगर यकीन हो जाता है या तो लोकसभा को या तो राज्यसभा को, तब वहाँ से ये इम्पीचमेंट चल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति का कुछ गलत कृत्य जो है ना वो लोकसभा के कुछ मेंबर्स को पता चल गया, तो लोकसभा के कुछ मेंबर्स, मतलब वहाँ के जो मेंबर्स है ना उसके 1/4 मेंबर्स के द्वारा ये इम्पीचमेंट का जो बिल है ना ये लाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा। अब इस पर इम्पीचमेंट जो लाया गया 1/4 मेंबर के लिए, तो ये 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दिया जाएगा कि आपके लिए ये दुर्व्यवहार, ये आपका गलत चीज़, ये आपका सॉवरेनिटी को उल्लंघन के लिए इम्पीचमेंट लाया गया है, उसके लिए आप कुछ सफाई देंगे। और ये सफाई के लिए ना एक कमेटी भी, 3 प्रकार के ऐसे कमेटी, लेकिन उसमें से एक कमेटी बनती है जो कि कमेटी राष्ट्रपति के संबंधित सारे बातों को जाँच करता है कि ये जो बातें इम्पीचमेंट की उठ रही है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब 1 और 4 को आप 14 भी याद रख सकते हैं, 14 दिन वो सब चीज़ चेक होगा। अगर राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, राष्ट्रपति के लिए कोई अच्छा सबूत नहीं मिल पाए कि हाँ वो निर्दोष नहीं है, अगर वो दोषी साबित हो गया तो उसी हाउस से ये 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है। 2/3 का मतलब होता है मेजोरिटी, बहुमत होता है, वहाँ से पास हो जाता है तो उसके बाद वो फिर नेक्स्ट हाउस में ले जाया जाता है। ये हम अपने तरीके से बता रहे, प्रोसेस यही है। नेक्स्ट हाउस में जाता है, नेक्स्ट हाउस में उसमें चर्चा होता है, और चर्चा के बाद उसमें भी 2/3 नंबर से उसको पास कर दिया जाता है। पास करने का जो रीज़न है ना वो भी हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से 2/3 से पास नहीं भी हो सकता है। जैसे आप लोग एक नाम सुने थे कि इम्पीचमेंट टाइप का एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। ऐसे इम्पीचमेंट टाइप का प्रोसेस ना 5 बॉडीज़ पर चलता है, अभी हम बता देते हैं। एक राष्ट्रपति, एक CJI, एक जजेस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर भी चलता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके ऊपर भी, ठीक है। और उसके बाद में किसके ऊपर चलता है, कैग ऑफिसर के ऊपर भी चलता है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चलता है। ये 5 बॉडीज़ के ऊपर इम्पीचमेंट टाइप का प्रोसेस चलता है। इम्पीचमेंट नहीं चलता, इम्पीचमेंट सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर चलता है, प्रोसेस बस सेम होता है। राज्यसभा और लोकसभा से ये दोनों का दोनों बिल आ सकता है, मतलब इम्पीचमेंट टाइप का प्रोसेस जो है ना वो लाया जा सकता है। तो ये 2/3, अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा से भी पास हो जाता है ना, राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर 2/3 से पास नहीं हो पाता है, कभी कभी होता है ना कि यहाँ पर से पास नहीं हो पाया तो ये बिल कैंसिल हो जाता है, और अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से हटना पड़ता है, मतलब इम्पीचमेंट के द्वारा उसको अपना पोस्ट से हट देना पड़ता है। जैसे दीपक मिश्रा आप लोग नाम सुने थे, दीपक मिश्रा कौन थे, वो CJI थे, दीपक मिश्रा, ठीक है। क्या हुआ था उनके लिए, ये आया था कि वो BJP मतलब NDA पार्टी का सपोर्ट करते, राज्यसभा से 2/3 से पास हो गया था, वो बिल राज्यसभा से लाया गया था, 2/3 से पास हो गया था, लोकसभा में गया नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी कौन है, तो ये मेजोरिटी पार्टी है NDA BJP, तो वहाँ से नहीं हो पाया, उनके ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगा। अभी तक इंडिया में किसी के ऊपर, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर एक बार भी इम्पीचमेंट नहीं लगा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइएगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो सबसे पहले कौन से प्रेसिडेंट के ऊपर लगा है, ठीक है। कौन से प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ना वो आया है, ये आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद जैसे ही ये पोस्ट को छोड़ देता है ना, इसका किया हुआ काम जैसा था यथावत रहता है। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अगर इम्पीचमेंट लग करके हट गया तो क्या उसका पास किया हुआ बिल भी ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पार्लियामेंट हम लोगों के लिए सही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल
डील्स विथ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53, आर्टिकल 56, 55, 52, अनुच्छेद 53, 56, 55, 52। कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? ABCD में से क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का, हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल्स में डील करते हैं और आप लोगों को बताते हैं एक आर्टिकल का ट्रिक। आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है राष्ट्र का नींव रिक्त पद पर 8 शर्तें और शपथ महान है। राष्ट्र का नींव रिक्त पद पर 8 शर्तें और शपथ महान है। ये आप लोगों को राष्ट्रपति के कार्यकाल, मतलब सभी पूरा का पूरा राष्ट्रपति का ना आर्टिकल्स आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए देखते हैं ये कौन कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐसे बी आएगा, हम आप लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं राष्ट्र से क्या है। तो आर्टिकल नंबर 52 को बताता ही है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर का क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख को बताता है कि ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, या एग्जीक्यूटिव का क्या है? हेड है। उसके बाद नियुक्त का मतलब होता है निर्वाचन का मतलब होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। न्यू का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? वो इलेक्शन को बताते हैं। रिक्त पद को भरने का जो भी रिक्त पद के लिए है, ये रिक्त का मतलब है रिक्त पद जो है ना, वो अगर रिक्त हो जाए तो उसको कैसे भरेंगे, वो सारा चीज़ को बताता है। पद का मतलब है यहाँ पर पदावधि का मतलब क्या होता है? वो कितने साल के लिए पोस्ट पर बना रहेगा वो। पर का मतलब होता है क्या? पुनर्निर्वाचन। पर का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है री इलेक्शन। ठीक है। 8 का मतलब होता है अहर्ताएँ। 8 का मतलब क्या होता है? अहर्ताएँ का मतलब क्या होता है? अहर्ताएँ का मतलब होता है भाई एलिजिबिलिटी। यहाँ पर लिख नहीं, चलो लिख देते हैं एलिजिबिलिटी। उसके बाद शर्तें का मतलब होता है क्या क्या शर्त है, कौन कौन सा कंडीशन है, कैसे कैसे राष्ट्रपति जो है ना वो बन सकता है, और जो है ना बस जोड़ने के लिए है। और उसके बाद शपथ का मतलब होता है ओथ। ये आर्टिकल नंबर कितना में हो जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं ओथ। अभी हम लोग देख लेते हैं सारा का सारा आर्टिकल। महान से हो जाता है हमारा महाभियोग, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना इम्पीचमेंट, ये इम्पीचमेंट इसी में आता है। तो ये हो गया 52। देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल नंबर 52 है। उसके बाद का से कार्यपालिका, ये 53 हो गया। चलो इसके लिए कलर कर देते हैं चेंज। ये हो गया 52, ये हो गया 53। ठीक है। फिर उसके बाद निर्वाचन क्या है? तो ये हो गया 54। फिर इसके बाद रिक्त पद क्या है? तो ये हो गया 55। फिर उसके बाद पदावधि क्या है? ये हो गया 56। उसके बाद पुनर्निर्वाचन क्या है? 57। उसके बाद अहर्ताएँ 58। ठीक है। उसके बाद शर्तें 59। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का ओथ 60। फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग 61। ये सारा का सारा आर्टिकल को आप याद रख सकते हैं 52 से लेकर 61 तक के लिए। अब आप ही बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो डील करता है टेन्योर के लिए। तो आर्टिकल नंबर टेन्योर के लिए जो डील करता है, पदावधि के लिए जो डील करता है, वो आर्टिकल नंबर 56 से की नहीं है। यस सर, आर्टिकल नंबर 56 है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से पूछेगा 53 क्या है? तो वो कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो हो जाता है। ठीक है। 53 एग्जीक्यूटिव हेड। 55 क्या हो जाता है? तो 55 जो है ना वो रिक्त पद का मतलब उसका जो वैकेंट है पोस्ट, उसको पोस्ट को फिल करने के लिए, वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करेंगे वो हो जाएगा। 52 क्या है? तो देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो बताता है आर्टिकल नंबर 52। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का सारा आर्टिकल जो है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल को आप लोगों को याद करते रखना है, और ये सारे के सारे आर्टिकल को आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में भी रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं साइड। चलो, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये ट्रिक इसलिए बता दिए हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर आए ना तो आप गलती ना करें।
चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। लो भैया, अभी हम लोग पढ़े और अभी आ गया अनुच्छेद 65, 62, 64 और 61। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 65, 62, 64 और 65 कौन सा जो आर्टिकल है वो डील करता है इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोसेस को। तो आप लोगों को बताना है ABCD में से कौन सा डील करता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस को। आप लोग सभी कोई का जवाब सही आएगा। अभी जस्ट इसका आर्टिकल भी आप लोग देख लिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी आप लोग देख लिए, और इम्पीचमेंट का आर्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61। प्रोसेस भी हम आप लोगों को बता दिए, कौन कौन सा प्रक्रिया से, कैसे कैसे प्रक्रिया से इम्पीचमेंट लगता है, ये भी हम आप लोगों को बता दिए, प्रोसेस भी। तो आर्टिकल 61 के थ्रू हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 62 हम लोगों का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 डी करेक्ट हो जाएगा। 61 अनुच्छेद 61। ठीक, प्रोसेस हम बता दिए। और हाँ, आप लोगों के एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना, हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आता है, मतलब इम्पीचमेंट से, इम्पीचमेंट महाभियोग से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और ये महाभियोग को इसीलिए हम जानते हैं अच्छे तरीके से, एक अलग तरीके से आप लोगों को डील कर दिए हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ग्रुप्स। हम बोले थे ना कि एक ऐसा ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे जो आप लोग पहले कभी नहीं पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रुप के बारे में, प्रेशर ग्रुप आप लोग जानते ही नहीं होंगे, इसको अभी हम डील करेंगे। द प्रेशर ग्रुप्स आर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल कैरेक्टर। दबाव समूह है राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, नैतिक संगठन, सार्वभौमिक चरित्र के संगठन। कौन सा संगठन है दबाव समूह, आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। दबाव समूह कौन सा संगठन है, आप लोगों को पता नहीं है, हम आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब ये दबाव समूह होता क्या है भाई, कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होता है ना जो किसी ना किसी कमिटीज़ का एक ग्रुप, किसी न किसी समिति का एक ग्रुप होता है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आप लोग सुने होंगे, AITUC। ठीक है, ये यूनियन ग्रुप होता है। यूनियन ग्रुप का मतलब होता है लोगों का यहाँ पर संख्या होता है, और लोगों का संख्या ना सरकार के ऊपर दबाव डाल करके, लेजिस्लेचर के ऊपर दबाव डाल करके, पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव के ऊपर दबाव डाल करके क्या करना चाहता है, अपना काम को करवाना चाहता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियंस, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर बनाना चाहता है, दबाव डालना चाहता है, और अपना पूरा सार्वभौमिक ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल कैरेक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है वही वाला यूनियन। ये यूनियन वाला बात का अगर हम लोग बात कर दे तो ये 1924 आप लोग सुने भी होंगे, और ऐसे हिटलर के ज़माने में भी ये यूनियन वाला बात चलता था। ठीक है, 1924 से इसको एक स्टेबिलिटी दे दिया गया है। आप लोगों को नाम बताना है, कंट्री का नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। वो कंट्री का नाम है हम लोगों का क्या, ये कंट्री का नाम हो जाता है रसिया। रसिया जो है ना ये कंट्री का नाम हो जाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन रसिया में यूनियंस के बारे में, ट्रेड्स के बारे में बात करने लग गए थे। अब इसमें थोड़ा सा आप फंस भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, तो आपको लगेगा सर यूनियन का कैसे ये बात करेगा, हिटलर ऐसे स्टार्ट किया था। लेकिन आप लोगों को नाम बताना अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में, नहीं आता है तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू द इन्फ्लुएंस इलेक्टेड ऑफिशियल टू टेक एक्शंस और टू मेक चेंज ऑन ए स्पेसिफिक इशूज। दिस ग्रुप से इंक्लूड ट्रेड यूनियंस, एथिक एसोसिएशन और चर्चेज। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष मुद्दे के लिए कार्रवाई करने और परिवर्तन करने के लिए निर्वाचित अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, और साथ ही साथ में इन समूहों के ट्रेड यूनियन, जातीय संघ और चर्च शामिल होते हैं। मतलब ये सारे लोगों का जो समूह है ना, वो सारा का सारा समूह इसमें शामिल होता है। और बीपीएससी में जानते हैं ये क्वेश्चन 2 बार बना हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम लेकर के आए हुए हैं। ये प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन 2 बार बना हुआ। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे ना, बीपीएससी का सैनिटरी का हम नहीं बोल रहे हैं, सैनिटरी तो फर्स्ट टाइम एग्जाम ही हो रहा है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रेशर ग्रुप्स ट्राइज टू प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ऑल द अबव। आपको बताना है कौन सा होगा, ऑल द अबव कौन सा होगा। दबाव समूह निम्न
पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कार्यकारी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, विधायी के ऊपर या उपरोक्त सभी के ऊपर। अभी हम जैसे ही आप लोगों को यूनियंस के बारे में बताए थे तो हम आप लोगों को ये भी बता दिए थे ये किसके ऊपर दबाव डालता है। तो आप लोगों का जवाब यहाँ पर आना चाहिए कि ये यूनियन जो है ना किसके ऊपर दबाव डाल करके अपने काम को, अपने कर्मचारियों के हितों के काम को बढ़ावा देता है और उसके काम को आगे बढ़ाता है। अगर यहाँ पर आप लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी तो एकदम करेक्ट आ रहा है, उपरोक्त सभी ऑल द अबव ही करेक्ट होगा। ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के ऊपर, जुडिशरी न्यायपालिका के ऊपर और विधान पालिका के ऊपर, विधायी शक्ति के ऊपर भी ये प्रेशर डालता है ताकि इसके यूनियंस का काम जो है ना, इसके पूरे के पूरे ग्रुप्स लोगों का काम जो है ना और उनके हित जो है ना, उनका पूरा का पूरा वेलफेयर का भी काम को ये कर सके और साथ ही साथ में पूरा अपना जो उद्देश्य है ना उसको पूरा करवा सके। तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ना, दबाव समूह जो होते हैं ना, वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी के ऊपर दबाव, प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, यह दबाव समूह का काम ही है। ठीक है, रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, ट्रेन बंद कर देंगे, ये वो सब कुछ कर देते, जो पुल बन रहा था उसको बनाना बंद करवा देंगे, यही सब होता है। क्या पूरा का पूरा भारत बंद भी करवा देते हैं, वो यही सब यूनियंस करवाते हैं। सुने भी होंगे आप लोग नाम, इंटक उंटक यूनियंस का नाम भी सुने होंगे। और एक पीछे करते क्वेश्चन को, और आप लोगों के अगर घर से कोई अगर जॉब वॉब करता है तो वो कौन कौन सी यूनियन से जुड़े हुए हैं ना, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। हम सुनना चाहेंगे कि अगर आपके घर से कोई अगर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, तो उन लोगों का यूनियन क्या होता है। जैसे बैंकिंग का यूनियन भी होता है, वैसे सब यूनियन भी होता है अलग अलग प्रकार का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, कास्ट ग्रुप्स, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द अबव। निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को बताना है ट्रेड यूनियन को, जाति समूह को, जनजातीय समूह को, कि उपरोक्त सभी को, किसको जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। आप लोगों का जवाब आना चाहिए। तो जब भी हम लोग प्रेशर ग्रुप का बात करते हैं ना भाई, उसमें ये तीनों आ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल द अबव जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम लोग जाएंगे, जिसमें जानते हैं ट्रेड यूनियन भी आ जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जाति समूह, इसमें कास्ट ग्रुप्स भी आ जाता है, बहुत सारे कास्टों का ग्रुप, जैसे करनी सेना भी आके एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो भी इसमें कूद जाता है, आ जाता है। ठीक है, जनजातीय संगठन, मतलब इसमें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि कुछ जनजाति वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक जनजाति को, जीतनराम मांझी के पार्टी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो मांझी पार्टी के साथ में जुड़ते आ रहे हैं। आप झारखंड में देखेंगे मुंडा पार्टी के साथ में जुड़ते आ रहे हैं, सोरेन पार्टी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है, जनजातीय ग्रुप है। और ये सरकार के साथ में रोड और चक्का को जाम करते। जब हेमंत सोरेन का पार्टी चल रहा, जब रघुवर दास का पार्टी चल रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे और राज्य को बंद भी करवा रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल द अबव हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। It tries to influence from outside. Its membership is large. It actively joins political parties. Its member can join any number of groups. निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है। यह बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसकी सदस्यता बड़ी है, यह सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल हो जाता है, इसके सदस्य कितने भी समूह में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को बताना है ABCD में। ये जानते हैं, जनरल नॉलेज है, ये आप लोग अपने से जानते भी होंगे। ऑप्शन बताइएगा आप लोगों का क्या आ रहा है। इसमें सभी लोग आप लोग करेक्ट करेंगे, जवाब हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकदम इजी है। आप लोग सभी जानते भी होंगे कि ये क्या होता है। आपसे पूछ रहा है दबाव समूह की विशेषता नहीं है। आपसे इसका पूछ रहा है प्रेशर ग्रुप का कौन सा फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर। तो इसका फीचर कौन सा नहीं है, इसका फीचर बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करता है, एकदम करेक्ट है, ये होता है। इसकी सदस्यता बड़ी है, ये भी करेक्ट है। इसका ग्रुप लार्ज होता है, आउटसाइड से ये प्रभावित करने का कोशिश करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इट एक्टिवली ज्वाइंस द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में राजनीतिक दलों में शामिल होते जा रहे स्पीड में सक्रिय रूप से, ये सही नहीं है। इसके सदस्य कितने भी समूह में शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। कि इट्स मेंबर कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ द ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। ये जानते पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंक्लूड नहीं होते, हाँ, लेकिन एक ना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दो ना दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो कर सकते हैं जिसमें उनका हित हो,
जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड वाला, जाति वाला, जनजाति वाला, वो अपनी जाति वाले, जनजाति वाले, ट्रेड वाले चीज़ को फॉलो करवाएंगे अपने पार्टी के साथ में, लेकिन वो एक रूप में राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे के साथ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप्स फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इट फाइनेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज, इट ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, इट क्लियरली अलाइंस विद अ पॉलिटिकल पार्टी, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। या राजनीतिक दलों की वित्त पोषित करता है, या प्रदर्शनों का आयोजन करता है, या स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक दल के साथ संरेखित करता है, या नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ABCD में बताइएगा आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है। उसके बाद में हम आप लोगों का जवाब के बाद में देखते हैं कि इसका जवाब आप देते क्या है। और ये जानते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलो हम हट गए हैं साइड, आप लोगों का जवाब आना चाहिए कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दबाव समूह द्वारा कौन सा विधि नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला, इट फाइनेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज, यस ये फाइनेंस करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को वित्त पोषित करता है। दूसरा, इट ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, ये प्रदर्शनों का आयोजन भी करता है, तभी तो रोड जाम, चक्का जाम, भारत बंद, ये सब क्या है? ये वही है। ठीक है। ऑप्शन सी, इट क्लियरली अलायंस विथ अ पॉलिटिकल पार्टीज, यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक दल के साथ संरेखित करता है। और फिर डी, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक मेकर्स, और यह प्रयास करने का नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट क्लियरली अलाइन विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। ये कोई भी एक पार्टी के साथ में नहीं होता, हम आपको बताए थे ना, ये 3 4 5 पार्टियों के साथ में मिल करके ऐसा काम कर सकता है। मतलब यह राजनीतिक दल के साथ में संरेखित करता है, स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक दल के साथ में संरेखित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोगों का करेक्ट है। मतलब ये नहीं करता है, ये करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। ये बहुत सारे पार्टियों के साथ में करता है, जनजाति वाला भी हो सकता है, जाति वाला भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकता है। अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किसी भी पार्टी के साथ में जुड़ करके उस पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य को पूर्ति करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यही है, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, राष्ट्रपति का, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हुए हैं ना उनका सीक्वेंस हम आपको बता देते हैं। और वो सीक्वेंस आप लोगों को बता देने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, सभी का ईयर लिखना है। हम राष्ट्रपति का आप लोगों को सीक्वेंस बता रहे हैं, चलो ऊपर लिखते हैं, राष्ट्रपति का सीक्वेंस बता रहे। सीक्वेंस क्या है, ये पूरे भारत में जो भी फुल टाइम राष्ट्रपति बने हुए हैं ना उन लोगों का नाम है। फुल टाइम जितने भी राष्ट्रपति बने हुए सभी लोगों का नाम है। ठीक है, राजेंद्र राधा जा गिरे फिसल ना गया रे, सोचा कचड़ा, सोचा कचड़ा आज पापी राम राम। ये वो सारे पर्सन हैं जो आज तक इंडिया में राष्ट्रपति बने हैं। राजेंद्र राधा जा गिरे फिसल ना गया रे, सोचा कचड़ा आज पापी राम राम। अब ये राजेंद्र से क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। ये किनका नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेन का कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद राधा से है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद है जा से क्या, तो जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कौन थे। फिर गिरे से हो जाएगा वी गिरी। फिसल से हो जाएगा क्या, फिसल से हो जाएगा फ़खरुद्दीन, फ़खरुद्दीन
अली अहमद, ठीक है। ना से हो जाएगा क्या, नीलम, नीलम संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी। गया से क्या हो जाएगा, गया से हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। रे से क्या हो जाएगा, तो रे से हो जाएगा आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। फिर उसके बाद सोचा से क्या हो जाएगा, सोचा से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। कचड़ा से क्या हो जाएगा, कचड़ा से के आर नारायणन। आज से क्या हो जाएगा, आज से हो जाएगा ए पी जे अब्दुल कलाम। प से पहले प से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पाटिल, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, प्रणव मुखर्जी। फिर उसके बाद राम, राम से क्या हो जाएगा, तो राम नाथ कोविंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा। अभी तक इंडिया में ना 14 राष्ट्रपति बने हैं और 15वां सेशन चल रहा है। टर्म वाइज रामनाथ कोविंद जी 15वें नंबर के हैं और पर्सन वाइज रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के हैं, क्योंकि 2 टर्म के लिए जो बनने वाले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम याद रखिएगा। इस ट्रिक से आप पूरे राष्ट्रपति का सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, फिर से हम बता देते हैं। राजेंद्र राधा जा गिरे फिसल ना गया रे, सोचा कचड़ा आज पापी राम राम। अब आप बोलेंगे सर इसको भी कैसे याद करें। देखिए राजेंद्र राधा को आप लोग क्या सोच लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कपल्स हैं, जा रहे थे, जाते जाते कहीं गिर गए, गिर गए तो आप क्या बोलेंगे चिढ़ाने के लिए, फिसल ना गया रे, चिढ़ाएंगे उसको आप। फिर बोले सोचा, तुम लोग सोचा कचड़ा, कुछ कचड़ा काम किए होंगे, आज ही किए होंगे, पापी, तुम लोग पापी है, पापी लोग को बोलते हैं राम राम छी छी थू थू। तो ये हो गया सोचा कचड़ा आज पापी राम राम। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा 14 राष्ट्रपतियों का सीक्वेंस फुल टाइम जितने भी राष्ट्रपति बने हैं ना उनको याद रख लेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर एम हिदायतुल्लाह का नाम क्यों नहीं है, सर यहाँ पर एम हिदायतुल्लाह का नाम क्यों नहीं है। तो एम हिदायतुल्लाह ना वो फुल टाइम नहीं बने थे, वो प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हुआ था ना, मर गए थे ना जब जाकिर हुसैन साहब तब वो बने थे। प्रेसिडेंट का पोस्ट जानते खाली होने पर उपराष्ट्रपति बनता है प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का ही पोस्ट खाली हो जाए तो फिर सीजेआई बनता है, सीजेआई का ही पोस्ट खाली रहे ना तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो राष्ट्रपति बनते हैं। इसलिए उस समय एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ना वो बन गए थे राष्ट्रपति। तो वो फुल टाइम नहीं थे, वो बस ऐसे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सभी के सभी पूर्णकाली राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सीक्वेंस जो हम आप लोगों को बता दिए ना, आप लोगों को करना ये है कि सभी के सभी प्रेसिडेंट का नाम जो हम आप लोगों को बताएं उसको आप लोगों को याद करना है और सभी का ना एक ईयर को भी आप लोगों को लिखते चलना है। सभी का ईयर को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से राष्ट्रपति कितने ईयर्स के लिए और कितने कितने टर्म से कितने टर्म तक राष्ट्रपति बने हुए थे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स भी आप लोगों का क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है और बाकी एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं साइड ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसका डिटेल्स को कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखें। ये पूरा ईयर वाइज ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखना है, उसका कोई सीक्वेंस कोई ट्रिक भी नहीं है सीक्वेंस का, प्लीज़ उसको आप लोगों को अपने से लिखना है चैट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकें और अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, ठीक है। डेली ऐसे कुछ कुछ दिन में आप लोगों को, एक दिन के बाद में एक दिन ऐसे आप लोगों को वीडियो पॉलिटी का हमेशा आप लोगों को एमसीक्यू मिलता रहेगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं, ये सीक्वेंस अगर हो जाता है तो आप लोगों को करना क्या है कि और भी जो क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे उसको भी आप लोगों को डील करते चलना है मेरे साथ में और नोट्स भी बनाते चलना है। ऐसे आप लोगों को एग्ज़ाम तक में जानते हैं, कम से कम आप लोग जानते हैं, नहीं तो भी इतने क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं और उसके साथ में उसका डिटेल्स को भी जो भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और
आप लोगों को मज़ा आता है, आप लोगों को अच्छे समझ में आता है कि नहीं, ये भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।